हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग स्टोमेटल apparatus की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, साथ ही मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ लीफ और प्रोबेबल पाथवे ऑफ वाटर थ्रू लीफ सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टोमेटल apparatus की तरफ। जब स्टोमा, गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स तीनों को मिला करके हम लोग स्टोमेटल apparatus कहते हैं। तो स्टोमेटल apparatus जिसमें कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ये दो गार्ड सेल्स हैं जो कि बीन शेप्ड हैं, और दोनों गार्ड सेल्स के बीच में एक टीनी पोर है, एक छोटा सा होल या रंध्र या छिद्र है, और इसी को हम लोग स्टोमा कहेंगे। इसका मतलब स्टोमा के दोनों तरफ गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के बाद उसके आसपास एपिडर्मल सेल्स हैं। आपको जैसा कि याद ही है कि स्टोमाटा छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे होते हैं। मोस्टली ये लोअर सरफेस, जिसे हम वेंट्रल सरफेस भी कह सकते हैं, पर होता है। तो स्टोमाटा आर टीनी पोर्स लोकेटेड ऑन द surfaces of leaves, mostly on the lower or ventral surface of leaf in dicot plants or trees। और इसका फंक्शन भी आपको याद ही है कि स्टोमाटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और रिस्पिरेशन की प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्पफुल होता है, साथ ही ये ट्रांसपिरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। आपको याद रखना है कि अप्रॉक्स 90 to 95% वाटर ट्रांसपायर्ड थ्रू स्टोमाटा। तो स्टोमाटा से ही मोस्टली वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, और इसलिए ये टीनी पोर्स जो कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स पे होते हैं या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पे होते हैं जो कि ग्रीन हो, तो यहाँ इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस क्यों? क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो, और दूसरा कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, दो गार्ड सेल्स हैं, इसमें जो अंदर वाला लेयर है जिसे इनर वॉल कहेंगे, ये इनर वॉल थिक होते हैं और आउटर वॉल थीन होते हैं, और इस पे बहुत सारे ये ब्लैक स्पॉट्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके आसपास चारों तरफ ही ये स्ट्रक्चर्स जिसे कि हम लोग एपिडर्मल सेल्स कहेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ है, टीएस ऑफ लीफ, और इसमें ये दिखाया गया है कि मूवमेंट ऑफ वाटर लीफ से कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं ये अपर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मल लेयर। इस पे जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे हैं सभी में न्यूक्लियस भी है, और इसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होता है। ये थिन भी हो सकता है, लेकिन जेरोफाइट्स में ये थिक होते हैं, कुछ प्लांट्स में काफ़ी थिन होते हैं, मोनोकॉट्स में। तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर है, और ये वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्सी लेयर है, ऑयली सरफेस है, जो कि एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोकने में हेल्प करता है। लेकिन ऑयली होने की वजह से ये ट्रांसपेरेंट होता है और सनलाइट के पेनिट्रेशन को रोक नहीं पाता। सनलाइट जब उस पर गिरते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, अपर एपिडर्मल लेयर तक चले जाते हैं। अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे हम लोग इलोंगेटेड सेल्स यानी कि लंबे लंबे कुछ सेल्स को देख रहे हैं, और ये आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो इसे हम कहेंगे पॉलीसेड मेसोफिल सेल, पॉलीसेड मेसोफिल सेल। और ठीक इसके नीचे ये जो सेल्स हैं
इसे हम कहेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। अब ये दोनों मेसोफिल सेल्स हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? पहले तो हमें ये याद रखना है कि मेसोफिल सेल्स या मेसोफिल लेयर मतलब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पार्ट को हम लोग मेसोफिल सेल कहेंगे, जो लीव्स में होते हैं। फिल मीन्स लीफ और मेसो मीन्स मिडिल, तो मिडिल लेयर ऑफ लीफ इज नोन एज मेसोफिल लेयर। इसमें दो तरह के सेल्स हैं, पहला है पॉलीसेड मेसोफिल सेल, दूसरा है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। अब अगर दोनों की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पॉलीसेड मेसोफिल सेल्स इलोंगेटेड होता है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, और जो इसके नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं इसमें ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं। मोस्टली ये ओवल या राउंड स्ट्रक्चर वाले होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पॉलीसेड मेसोफिल सेल के कंपैरिजन में कम होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम लोग जब कभी डाइकॉट लीफ को देखते हैं तो वहाँ पे अपर सरफेस ज़्यादा ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन, और लोअर सरफेस लाइट ग्रीन। इसकी वजह क्या है कि अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो पॉलीसेड मेसोफिल सेल्स हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट की नंबर ज़्यादा होने की वजह से क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से अपर सरफेस मीन्स डॉर्सल सरफेस ऑफ लीव्स डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। जबकि लोअर एपिडर्मिस के ठीक पहले जो लेयर है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स की, जो कि पॉलीसेड मेसोफिल सेल्स के ठीक नीचे होता है, इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं, क्लोरोफिल की अमाउंट कम होती है, और इसलिए ये लाइट ग्रीन होता है। इससे साफ पता चलता है कि अपर एपिडर्मिस के नीचे पॉलीसेड मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की रेट ज़्यादा होती है, जबकि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस की रेट कम होगी, और साथ ही साथ जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो भी पॉलीसेड मेसोफिल सेल के कंपैरिजन में स्पॉन्जी मेसोफिल सेल कम बनाते हैं। दूसरा जो एक और फीचर होती है कि डॉर्सल सरफेस ऑफ लीफ शाइनी होता है, जबकि लोअर सरफेस ऑफ लीफ डाइकॉट प्लांट्स के वो डल होते हैं। इसकी क्या वजह है? आपने यहाँ पे देखा कि अपर एपिडर्मिस के ठीक ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर है, जबकि लोअर एपिडर्मिस के नीचे क्यूटिकल लेयर नहीं है। ये वैक्सी लेयर है, ऑयली लेयर है क्यूटिकल लेयर, और इसकी वजह से ये शाइनी अपीयरेंस की होती है, जबकि लोअर एपिडर्मिस डल अपीयरेंस की होती है। तो ये दो डिफरेंसेस डाइकॉट लीव्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। डाइकॉट लीफ को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए ये दो फीचर्स ज़रूर से याद रखना है, और इसी की वजह से हम लोग डाइकॉट लीव्स को डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस अलग अलग अपीयरेंस देते हैं, और इसकी वजह से दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और ये डिफरेंसेस होने की वजह से डाइकॉट लीव्स को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहेंगे। जबकि मोनोकॉट लीव्स में अपर और लोअर सरफेसेस लगभग एक जैसे होते हैं, और इसी की वजह से मोनोकॉट लीव्स को आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं। मेसोफिल सेल्स के बीच में कई जगह स्पेसेस होते हैं जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस सेल्स के बीच में होने की वजह से, दो सेल के बीच में होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है सब स्टोमेटल स्पेस। सब स्टोमेटल स्पेस मतलब स्टोमा के ठीक पहले, स्टोमाटा के ठीक पहले वाले स्पेस को सब स्टोमेटल स्पेस कहते हैं। और ये लोअर एपिडर्मिस है, इस पे बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं, और ये स्टोमाटा 1000 से 10,000 की संख्या में हो सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे डाइकॉट स्टेम की लोअर सरफेस, जिसे वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं, उस पे। अब हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है। यहाँ पे आते हैं, ये जाइलम वेसल है। आपको पता है कि जाइलम
और फ्लोएम, जिसे वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ये रूट्स, स्टेम, ट्विग्स और फिर लीफ के मिडरिब में होते हैं। मिडरिब के बाद वेन्स में और वेनलेट्स में, और इनका काम है वाटर मिनरल्स को जाइलम के थ्रू रूट से लिप्स तक पहुंचाना, और साथ में लिप्स में जो फूड प्रिपेयर्ड होते हैं वो फ्लोएम के द्वारा लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ट्रीज में पहुंचाना। तो ये जाइलम वेसल रूट जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं उसे लेकर के लीफ तक पहुंच जाते हैं। लीफ के वेन्स और वेनलेट्स में आ जाते हैं। वेनलेट से उसके आसपास के जो सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स, उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहेंगे डिफ्यूज़न। आपको याद रखना है कि डिफ्यूज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपीरेशन में। जाइलम वेसल्स जो कि वाटर को लीफ तक पहुंचाता है, और इस जाइलम वेसल से डिफ्यूजन प्रोसेस से उसके आसपास के सेल्स में पहुंचते हैं। आपको पता है कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि ये जाइलम वेसल है और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ये जो आसपास के जो सेल्स हैं इन सेल्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रीजन बना जाइलम वेसल, और लो कंसंट्रेशन रीजन ये मेसोफिल सेल्स। तो जाइलम सेल्स से, जाइलम वेसल की सेल्स से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये आसपास के सेल्स में चले गए डिफ्यूजन प्रोसेस से। अब मान लीजिए यहाँ पे ये सेल, इसमें जब वाटर आ गया तो ये मोर कंसनट्रेटेड रीजन वाला सेल बन गया, और इसके बगल में जो सेल्स हैं उसमें लेस कंसनट्रेटेड या लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। आप सिंपली कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, और इस तरह से ये वाटर अलग अलग मेसोफिल सेल्स में चले आते हैं, और फिर फाइनली वो इंटरसेलुलर स्पेसिस से होते हुए सेल टू सेल होते हुए इस सब स्टोमेटल स्पेस में आते हैं। सब स्टोमेटल स्पेस में आने के बाद यहाँ पे इसकी जो स्क्वीज़ करके डिफ्यूजन प्रोसेस से ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनर वॉल ऑफ सेल्स पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ से जो एयर रिस्पिरेशन के दौरान और फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एक्सचेंज होते हैं वो एयर ये वो गैसेस के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन जो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो अपने साथ ये वाटर मॉइस्चर को ले करके इस स्टोमाटा से होते हुए बाहर चले आते हैं, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसे ही हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे। तो लॉस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा फ्रॉम द लीफ और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को हम लोग सिंपली स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहेंगे। तो यहाँ पे स्टोमा से होते हुए वाटर का ट्रांसपीरेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अब ये जो वाटर का मूवमेंट होता है ये 3 अलग अलग तरीके से होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एरो रेड कलर के हैं ये शो करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होता है। तो प्रोबेबल पाथवे ऑफ वाटर थ्रू लीफ सेल्स, ये लीफ के सेल्स हैं, यहाँ पे ये स्टोमा है, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, लोअर एपिडर्मिस है, और इस तरह से वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ये रेड कलर्ड एरोज से दिखाया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे 3 फेज हैं। एपोप्लास्ट पाथवे, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एरो देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरो देख रहे हैं, ये आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक पतला सा स्पेस होता है, और इसी स्पेस से होते हुए जब वाटर का मूवमेंट होता है तो उसे एपोप्लास्ट पाथवे कहेंगे। एपोप्लास्ट पाथवे टेक्स प्लेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल।
तो बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल देयर इज ए स्पेस एंड थ्रू दिस स्पेस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव एंड इट इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे। सेकंड, सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में आपको याद रखना है कि दो सेल्स के बीच छोटे छोटे स्पेस होते हैं, होल होते हैं, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए जब वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक सेल से दूसरे सेल में होता है तो इस तरह की पाथवे को हम लोग कहेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। तीसरा जो पाथवे होता है वैक्यूलर पाथवे, इसमें क्या होता है, एक सेल के साइटोप्लाज्म या वैक्यूल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म या वैक्यूल में वाटर का मूवमेंट होता है, फ्री मूवमेंट होता है, और इसे हम कहेंगे वैक्यूलर पाथवे। तो इस तरह से तीन तरह के पाथवेज, एपोप्लास्ट पाथवे जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस से होकर होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे जो कि दो सेल के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं उससे होकर होता है, और तीसरा वैक्यूलर पाथवे जो कि एक सेल के साइटोप्लाज्म या वैक्यूल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म या वैक्यूल से होता है। तो दीज आर द थ्री प्रोबेबल पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू लीफ सेल्स। तो ये तीन तरह के मूवमेंट को यहाँ पे दिखाया गया है, तीन तरह के पाथवेज को कि वाटर का मूवमेंट कैसे होगा इसे दिखाया गया है। मोर ट्रांसपीरेशन ऑकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ अ डाइकॉट लीफ। आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि लोअर सरफेस यानी कि अंडर सरफेस या वेंट्रल सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ पे स्टोमाटा की नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अपर सरफेस। तो हम लोग कैसे शो कर सकते हैं कि अंडर सरफेस ऑफ लीफ से ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होती है। इसके लिए हम लोग एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, उसके एक लीफ पे ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो कि ब्लू कलर का होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है जो कि ब्लू कलर का है, और ये ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लीफ के दोनों सरफेस पे एक एक स्ट्राइप ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को रख करके उसे क्लिपिंग कर देते हैं, उस पर ग्लास स्लाइड दोनों तरफ से लगा के क्लिप कर देते हैं। और इस पॉटेड प्लांट को, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम लोग धूप में रख देते हैं। हम 2 घंटे के बाद ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि जो डॉर्सल सरफेस ऑफ लीफ पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था वो ब्लू ही रह गया, लेकिन जो अंडर सरफेस यानी कि लोअर सरफेस पे जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो ब्लू कलर में शुरू में था वो अब पिंक और रेड हो गया। आपको पता है कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मॉइस्चर और वाटर इंडिकेटर है। तो जैसे ही ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस शुरू हुई इस लीफ में, और वेंट्रल सरफेस पे जो स्टोमा है उससे वाटर वेपर के रूप में निकलना शुरू हुआ और उसे ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया। इस एब्जॉर्प्शन के बाद उसका कलर जो पहले ब्लू था अब पिंक और रेड हो गया, लेकिन डॉर्सल सरफेस पे स्टोमेटा की नंबर बहुत कम होती हैं और क्यूटिकल लेयर से वो कवर्ड होता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन मिनिमाइज हो जाती। तो जो वाटर वेपर बाहर आया जो कि बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में था, उसकी वजह से ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू ही रह गया अपर सरफेस पे, और वेंट्रल सरफेस पे वो पिंक हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये कंफर्म हो सकते हैं कि वेंट्रल सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ से ट्रांसपीरेशन ज़्यादा अमाउंट में होती है, जबकि डॉर्सल सरफेस से बहुत कम या नहीं के बराबर। तो हमें ये भी याद रखना है कि स्टोमाटा केवल डे टाइम में ओपन होते हैं, नाइट में ये क्लोज्ड हो जाते हैं।
इसका मतलब कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन केवल डे टाइम में हो सकता है जब तक कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होते हैं, लेकिन नाइट में डाटा बंद हो जाने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, साथ में ट्रांसपीरेशन भी नहीं होता है। हम लोगों ने देखा है कि कुछ प्लांट्स मिड डे में यानी कि नून में विल्ट हो जाते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट विल्ट ड्यूरिंग मिड डे एंड रिकवर इन द इवनिंग। व्हाट इज इट्स रीजन? तो आपको याद रखना है कि मान लीजिए एक वेल वाटर्ड प्लांट है, उसमें रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन अगर ज़्यादा हो जाए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में के कंपैरिजन में, तो वाटर की लॉस होने लगेगी ज़्यादा। इसका मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा सेल्स के लीव्स, और इसकी वजह से विल्टिंग हो जाएगी, जिससे कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम किया जा सके। तो आपको सीधा आंसर देना है कि ड्यूरिंग मिड डे और एट नून leaves of some plant wilt because the rate of transpiration exceeds the rate of absorption of water। तो ये विल्टिंग क्यों हुई? विल्टिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, और जब इवनिंग होता है तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन खुद ही कम हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि स्टोमाटा क्लोज होने की वजह से स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन नहीं होंगे, और अप्रॉक्स 90 to 95% स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से ही वाटर बाहर आता है। तो जैसे स्टोमाटा बंद होना शुरू हो जाएंगे, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होने लगेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होने लगेगा, और फिर से लीव्स ऑफ द प्लांट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एक्सीड हो जाती है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में। दैट्स वाई लीव्स ऑफ सम प्लांट विल्ट ड्यूरिंग मिड डे। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के अलावे और दो तरह के ट्रांसपीरेशन होते हैं, जिसे हम कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन और क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन लेंटिकल्स या लेंटिसेल्स से होते हैं। लेंटिसेल्स भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि बार्क ऑफ ट्रीज या वुडी स्टेम पे पाया जाता है। लेकिन ये लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन की जो रेट है ये काफ़ी स्लो होता है। लेंटिकल्स और लेंटिशल्स थ्रू आउट द डे ओपनड होते हैं। इसकी वजह क्या है कि लेंटिसल्स आर फाउंड ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज और वुडी स्टेम। तो ये जो बार्क होते हैं ट्रीज़ के, प्लांट्स के, ये डेड सेल से बने होते हैं, और इसके लिए ये लेंटिसल्स ऑल द टाइम थ्रू आउट द डे ओपनड होते हैं, क्योंकि इसमें रेगुलेशन इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की नहीं हो पाती। तो लेंटिसल से होने वाले लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होती है बिग ट्रीज़ में, लॉन्ग ट्रीज़ में, क्योंकि उसमें जैसे मान लीजिए एक पाम ट्री है या कोकोनट ट्री है, उस पर नंबर ऑफ लीव्स काफ़ी कम होते हैं, और उसकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उस पर जो वुडी स्टेम है, तो जिसे बार्क ऑफ ट्रीज़ कहेंगे, स्टेम पे, ट्रंक पे, उससे होकर के ट्रांसपीरेशन कुछ ज़्यादा ही होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, आपको पता है कि क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है
और ये वैक्सी लेयर मोस्टली अपर सरफेस ऑफ डाइकॉट लिप पे होता है और ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस को। जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी रेट ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपीरेशन उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि ये वाटर को बाहर निकलने से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि ऑयल और वाटर इमिसिबल सब्सटेंस हैं, ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को। फिर भी कुछ अमाउंट में ट्रांसपीरेशन इस क्यूटिकल से होके होता है और इसे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जिसके अमाउंट मतलब जिससे वाटर का जो अमाउंट होता है सबसे कम रिलीज होता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के ट्रांसपीरेशन, नंबर 1 स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, नंबर 2 लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, नंबर 3 क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और ये तीनों तरह के ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में होते रहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 50 मीटर्स और मोर देन 50 मीटर्स लॉन्ग ट्रीज में भी वाटर को लिप्स तक पहुंचा देते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।